Hello everyone, how are you? I hope you all guys are good. Welcome back in your own chemistry channel with Sheetal ma'am. Today we will discuss about the physical and chemical properties of aldehyde and ketone. इससे पहले हमने method of preparation डिस्कस कर लिया था. अब उसके बाद में इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जहाँ पर हम उसके केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि किस एलिमेंट के साथ में रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है. अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिज़िकल मतलब जो अपीयरेंस में हमें चीज़ नज़र आती है, जो हमें ऑब्जर्व करने में बहुत इजी होता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. जैसे कि लोअर क्लासेस में हमें फिज़िकल और केमिकल रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस बताया जाता था, तो सेम उसी तरीके से है. लैब में जब भी आप जाते हो तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को, कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो किस तरह का एलिमेंट है, क्या उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है. ये फाइंड आउट करने से पहले आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट करने होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला टेस्ट होता है फिज़िकल स्टेट फाइंड आउट करना. फिज़िकल स्टेट के अंदर कि जो गिवन कंपाउंड है आपके पास में वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. ठीक है. उसके बाद में फिर सेकंड प्रोसेस क्या होता है उसी प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर, कि हमें स्टेट तो पता चल गई कि वो किस तरीके का है हमारे पास. सेकंड होता है कि उसके अंदर कलर क्या है, कलर में आपको वो वाइट दिख रहा है या फिर आपको कोई कलर सब्सटेंस दिख रहा है, क्योंकि जितने भी हमें ऑर्गेनिक एनालिसिस के दौरान कंपाउंड दिए जाते हैं वो मोस्टली हमें कलरलेस या फिर हम कहें उसको वाइट बोलते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हमें दिए जाते हैं. फिर उसके बाद होता है कि कोई स्मेल आ रही है या नहीं आ रही होती है, तो स्मेल चेक करते हैं. तो ये किसके अंदर आते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर, कि प्रीलिमिनरी जो हमें फाइनली फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना होता है, उससे पहले कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि जो हमें देखने से ये पता चल जाए डायरेक्टली कि ये कंपाउंड इसके अंदर एग्जिस्ट करता है. इतना सारा प्रोसेस तो हमें करना ही पड़ता है, फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली उसके अंदर क्या है. लेकिन अगर एक आइडिया लेने की बात होती है कि हाँ स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर हो सकता है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए बहुत ईजी प्रोसेस चल पड़ता है. तो इसी में हम डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल स्टेट में हमारे पास वही सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस होते हैं. तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर सॉलिड और गैस जो चीज़ें होती हैं दोनों बिल्कुल अपोजिट होती हैं. सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, गैस के अंदर पार्टिकल्स जस्ट अपोजिट एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं. लिक्विड स्टेट जो होती है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होती है. क्लियर हुआ. अब देखो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उनकी बात करें कि वेट कैसा होता है, तो वेट में कैसे होते हैं, बहुत ही लाइट वेट के होते हैं. तो जो बहुत स्मॉलेस्ट मेंबर होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन फैमिली के, जैसे कि हम बात करते हैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमने CHO जो हम फंक्शनल ग्रुप डिनोट करते हैं CHO से R हमने लगा दिया. अब R जो होता है वो 1 कार्बन से रिलेटेड भी हो सकता है, यानी हम CH3 CHO भी लिख सकते हैं. 2 कार्बन अगर एलिमेंट के अंदर हैं तो CH3 CH2 CHO ये भी लिखा जा सकता है. हालांकि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ये कार्बन भी इसके अंदर काउंट होता है, यानी कार्बन नंबर 3 यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ जब कार्बन का नंबर बहुत ही कम होता है, यानी लोअर मेंबर जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन फैमिली के, वो कैसे होते हैं, गैशियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, गैशियस फॉर्म में. उसके बाद जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन उसमें ऐड होंगे, तो कार्बन का नंबर भी हाइड्रोजन का नंबर ऐड कर रहा है उसके अंदर, तो वहाँ पर उनका वेट भी तो ऐड करेगा. जैसे जैसे चीज़ें भारी होती जाती हैं तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो गैस क्या है, बहुत स्पीडली एक दूसरे से फास्टली मूव कर रही हैं. फास्टली मूव करने का मतलब क्या है कि बहुत ही लाइट वेट में है, इजीली मूव कर सकती हैं. जैसे ही थोड़ा सा वेट हैवी हो गया, वो किस में आ गई, मोशन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गई, वो लिक्विड स्टेट होती है. और हैवी अगर हो जाती हैं तो वो जो स्टेट होती है वो बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, एक तरीके से एक जो हमें बोलते हैं कि सॉलिड फॉर्म आ जाती है, जो मूव ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से जो लोअर मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, गैशियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल की हम बात करते हैं, तो इथेनॉल कैसा होता है, एक वोलेटाइल लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड. अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो इजीली किस में कन्वर्ट कर सकता है, वेपर के अंदर, यानी जो गैस में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं. अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि वोलेटाइल है, इजीली गैस में कन्वर्ट हो सकता है. मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही कम फोर्स के साथ में जुड़े हुए हैं. थोड़ा सा जैसे उनको एनवायरनमेंट मिलता है, थोड़ी सी हीट उसको मिल जाती है रूम टेम्परेचर पर भी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर के अंदर, मीन्स गैस के अंदर. उनका जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो टूट जाता है.
तो इथेनॉल जो होता है वो किसमें कैसा होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन की बात हो रही है। अब जैसे जैसे हम कार्बन का नंबर बढ़ाते चले जाएंगे तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। यानी अगर हम बात करें कि कार्बन 11 तक या 12 तक जो कार्बन होते हैं वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में भी अगर आते हैं तो उसके बाद में कैसे हो जाते हैं, एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट आ जाती है। कैसे आ जाती है, सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब क्या है कि अगर कार्बन का नंबर कम है तो वो गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। लिक्विड का नंबर कब आता है, जब कार्बन का नंबर हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे तो साथ ही उनका मॉलिक्यूलर वेट, भार इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो किस कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अबाउट स्मेल। स्मेल, अब देखो जब हम लैब में स्मेल चेक करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि स्मेल जो होती है पर्टिकुलर होती है कई सारे एलिमेंट्स की। आप देखोगे जब प्रैक्टिकल करोगे, रोटन एग वगैरह की होती है या बिटर आलमंड जैसी स्मेल आती है तो वहाँ से हमें काफ़ी आइडिया लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनकी स्मेल जो होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तीखी जो स्मेल होती है उस तीखी स्मेल को बोलते हैं पंजेंट। ठीक है, तो ये जो लोअर मेंबर होते हैं, सिमिलरली जैसे हमने कहा कि लोअर मेंबर कैसे होते हैं, एलिमेंट गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, फिर वो लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हायर नंबर कार्बन हाइड्रोजन आने शुरू हो जाते हैं तो वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम स्मेल की बात करते हैं, अगेन वही कि लोअर मेंबर जो होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी तीखी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पंजेंट स्मेल बोलते हैं, पंजेंट स्मेल। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्यों है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको परफ्यूम्स के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स में ऐड कराया जाता था क्योंकि उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। और उसी में हम बोल रहे हैं कि इनमें कुछ एलिमेंट की स्मेल कैसी होती है, पंजेंट होती है। तो ये कौन से एलिमेंट होते हैं, जो लोअर मेंबर के होते हैं। लोअर एलिमेंट्स जो होते हैं वो पंजेंट स्मेल रखते हैं। उसके बाद बहुत ही स्वीट स्मेल होती है इनकी, इसीलिए इनको परफ्यूम्स फ्लेवरिंग एजेंट्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज सॉल्युबिलिटी, इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है कि जैसे हमने एक को सोल्यूट मान लिया, दूसरे को सॉल्वेंट मान लिया, तो दो चीज़ें जब डिज़ोल्व हो जाती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, 10th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था कार्बन कंपाउंड्स में, वहाँ पर आपने डिस्कस किया होगा कि जो सोप होते हैं किस तरीके से वो कपड़ों को साफ़ करते हैं। सोप है, डिटर्जेंट है, वो किस तरीके से कपड़ों को साफ़ करते हैं। वहाँ पर आपने 2 वर्ड देखे थे, क्या होता है, एक तो होता है हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। क्लियर है, फोबिक वर्ड जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, फोबिया से रिलेटेड होता है। फोबिया जिसको हम क्या बोलते हैं, डर से रिलेटेड होता है। फिलिक जो वर्ड होता है ये किससे रिलेटेड होता है, लविंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, हाइड्रो वर्ड जो होता है दैट इज रिलेटेड टू वाटर। तो जहां पर हमने कहा कि हाइड्रोफोबिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर से डर लगने का मतलब क्या हो कि वाटर के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, वाटर लविंग पार्ट है, इसका मतलब उसके अंदर वो सोल्यूबल है। अब देखो वाटर हमने एग्जाम्पल लिया है क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जो वाटर होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। अब सबसे पहले तो हमें वाटर का नेचर पता होना चाहिए, तभी हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि कोई चीज़ उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे हम वैसे ह्यूमन नेचर की बात करते हैं कि 2 फ्रेंड जो है काफ़ी घुले मिले रहते हैं और 2 जो होते हैं उनमें काफ़ी एक तरीके से लगा लो कि सिर्फ काम की बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन नहीं होता। तो ये जो घुलना मिलना होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। अगर 2 फ्रेंड जो होते हैं वो नेचर में एग्जैक्टली सेम होते हैं तो काफ़ी घुल मिल के रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर है कि वाटर का अगर हमें नेचर पता चल जाए तो हम ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो डिज़ोल्व हो सकती है, घुल सकती है। तो अगेन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, HOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O। अब इसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है दैट हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी वजह से इसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कि ये हाइड्रोजन से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। अब कोई भी ऐसा एलिमेंट जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड।
क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलर नेचर में होता है। यहाँ हम इस तरीके से भी इसको रिलेट कर सकते हैं पोल वर्ड से, कि दो पोल जहाँ पर होते हैं, एक पॉजिटिव पोल हो गया और एक कैसा हो गया, नेगेटिव पोल हो गया। जहाँ पर पोल एग्जिस्ट करते हैं उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा मीनिंग तो है कि जो चार्ज सेपरेशन जहाँ पर होती है उसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स। अब हमेशा याद रखना है लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, सेम चीज़ सेम के अंदर ही डिसॉल्व होती है। तो फ्रेंड बेस्ट तभी बनते हैं जब उनका नेचर एक दूसरे के साथ में मैच करता है। तो सिमिलरली पोलर कंपाउंड्स के अंदर जो डिसॉल्व करेगा सब्सटेंस वो भी कैसा होगा, पोलर ही होगा। यानी पोलर प्लस पोलर अगर कोई चीज़ है तो वो कैसे होंगे, मिसिबल होंगे। कैसे होंगे, मिसिबल। मिसिबल का मतलब क्या होता है, 9th क्लास में था, मिसिबल लिक्विड्स को आप कैसे सेपरेट करते हो, नॉन मिसिबल को कैसे सेपरेट करते हो। मिसिबल का मतलब क्या होता है, दो ऐसी सब्सटेंसेस जो एक दूसरे में इस तरीके से डिसॉल्व हो गई हैं कि आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि एक सॉलिड कहाँ पर है। या अगर हम सिर्फ सॉल्यूशंस के अंदर सिर्फ लिक्विड नहीं होता, जिसमें हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, लिक्विड और गैस के अंदर, तो दो चीज़ें जब डिसॉल्व हो जाती हैं और आप उनको सेपरेट नहीं कर पाते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिसिबल। ठीक है, जहाँ पर सेपरेशन हो सकती है, आप पता लगा सकते हो कि सॉल्यूट यहाँ पर दिख रहा है, सॉल्वेंट यहाँ पर दिख रहा है, या मतलब हमें दो चीज़ें अलग से दिखाई दे रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल सब्सटेंसेस। तो पोलर और पोलर मिलकर के क्या बनाते हैं, मिसिबल। पोलर और नॉन पोलर से क्या बनेगा, या नॉन पोलर से मिसिबल, पोलर पोलर से मिसिबल, नॉन पोलर से मिसिबल, लेकिन पोलर और नॉन पोलर से क्या बनेगा, इमिसिबल। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्यों डिस्कस किया है अभी देख लेते हैं। जो लोअर सब्सटेंस होते हैं, अगेन वही के जो लोअर सब्सटेंस होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, उनके अलग से ही कारनामे हैं कि वो फिजिकल स्टेट में भी डिफरेंस क्रिएट करते हैं, स्मेल के अंदर भी और सॉल्युबिलिटी के अंदर भी। अब देखो जो लोअर मेंबर होते हैं, लोअर मेंबर का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर हमारे पास जैसे एक ही कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के अलावा, ये हमारा क्या है, इतना फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस फंक्शनल ग्रुप पर कार्बन पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। किस वजह से कि ऑक्सीजन के साथ में जो ये डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, उस बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन क्या कर लेता है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, विड्रॉ करने की वजह से ऑक्सीजन विल रिसीव नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की सेपरेशन हो गई, चार्ज की सेपरेशन हो गई, तो ये कैसा है, जैसे वाटर है, यानी पोलर सब्सटेंस है। कैसा है, पोलर है। ठीक है, अब उसके साथ में जो ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, 10 कार्बन, 50 कार्बन भी हो सकते हैं। तो ये जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ में, ये कैसे एलिमेंट होता है, जहाँ पर चार्ज की सेपरेशन नहीं होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। क्या कहेंगे इसको, नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में खास डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए सेम चार्ज सेम पावर होने की वजह से सेंटर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसमें दो पार्ट हैं। जो ये पार्ट है वो कैसा है, पोलर, और जो ये पार्ट है ये कैसा है, नॉन पोलर है। क्लियर हुआ। अब जो नॉन पोलर पार्ट है इसका नंबर जितना बढ़ता जाएगा, अब ये पार्ट तो फिक्स्ड है, हम इसके अंदर मिथेनल ले लें या इसके अंदर हम हेक्सेनल ले लें, वहाँ पर CHO तो एक ही दिख रहा है हमें। जो कार्बन एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसका फंक्शनल ग्रुप तो सिर्फ इसी तरीके से डिनोट हो रहा है ना, CHO से। ये तो चेंज होगा नहीं। चेंज कहाँ हो सकता है, R ग्रुप के अंदर। चेंज कहाँ आएगा, R ग्रुप में। कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। तो ये जो पोलर सब्सटेंस है, पोलर तो हमारा फिक्स्ड हो गया। ये सब्सटेंस हमारा कैसा है, इतना पार्ट कैसा है, फिक्स्ड है। वेरिएशन इसके अंदर आ रही है। अब देखो, जहाँ पर नॉन पोलर पार्ट सिर्फ एक ही कार्बन है या दो कार्बन है या 3 कार्बन है, तो वहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि वो कार्बन कम है जो अपना इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। वाटर तो पोलर है, जैसे ही पानी के अंदर इसको डालोगे ये हिस्सा डिसॉल्व होगा, तो इसके साथ साथ में जो इसके साथ जुड़े हुए कार्बन्स हैं वो भी क्या होना शुरू हो गए, डिसॉल्व होना शुरू हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉन पोलर पार्ट नहीं है कि जो उसको क्या कर सके, अगेंस्ट कर सके उससे। लेकिन जैसे कार्बन का नंबर 4 से ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 4, उस केस में क्या है,
कार्बन का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो नॉन पोलर पार्ट की चेन भी बढ़ रही है, नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। पहले 1 कार्बन था, 2 कार्बन थे, 3 कार्बन थे, 4 तक भी कीटोन और जो एल्डिहाइड उसने काम चलाया डिज़ोल्व होने के लिए, लेकिन और जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती चली गई तो ये पार्ट कैसा हो गया, डोमिनेटिंग हो गया। कैसा हो गया, डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें एक अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं, उसमें से जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो जीत जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग। जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है, जिसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेटिंग। तो नॉन पोलर पार्ट की पावर ज़्यादा होती जा रही है, डोमिनेटिंग होता जा रहा है, जिस वजह से अब ये कंपाउंड कैसे कंसीडर किया जाएगा, एक्ट एज अ नॉन पोलर कंपाउंड। पहले पोलर नेचर उसका ज़्यादा इफेक्टिव था, अब नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा क्रिएटिव होता जा रहा है। इसीलिए जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 एंड 4, बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा होता है कि आप किस तरीके से कितने इजीली टेम्परेचर दे करके किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसी से रिलेटेड हुआ कि आपके पास में जो लिक्विड फॉर्म के अंदर सब्सटेंसेस हैं, आप उसको कितने टेम्परेचर दे करके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करा सकते हो। ठीक है, अब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में कम होगा तो वो इजीली बॉन्ड टूट सकता है, यानी आपको बहुत कम टेम्परेचर, बहुत कम हीट देनी पड़ेगी उस मॉलिक्यूल को लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, एक तो है एल्डिहाइड और दूसरा क्या है, कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये काफ़ी स्ट्रोंगर होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस केस में होती है, सिर्फ हमें ये चेक नहीं करना होता कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। मैंने पहले भी बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस केस में होती है जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है तो ये क्या क्रिएट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई भी केस नहीं, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, वो भी डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, वो डायरेक्टली कार्बन के साथ में अटैच्ड है। तो दोनों ही केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। इसका मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसमें है नहीं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है तो किस तरह की बॉन्डिंग होगी, इसके अंदर 11th क्लास में आपने बहुत सारी बॉन्डिंग पढ़ी थी, उसके अंदर एक था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या मतलब होता है, अब देखो अगेन पोल वर्ड आया है, मैंने बताया था पोल वर्ड किससे रिलेटेड होता है, जहाँ पर चार्ज की सेपरेशन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहाँ पर सेपरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो डाइपोल डाइपोल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किस तरह के एलिमेंट में होती है कि हमारे पास दो पोलर कंपाउंड हो और वो पोलर कंपाउंड में, जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करे हुए, ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट के कांटेक्ट में आए, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव पार्ट के कांटेक्ट में आए। तो इसके तो कांटेक्ट में आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा और मॉलिक्यूल होगा, वो किस तरीके से अरेंज करेगा अपने आप को, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट क्योंकि यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट। यहाँ पर अगर वो इस तरीके से एग्जिस्ट कर भी रहा है ना तो अपनी शेप को वो चेंज कर लेता है, आप रोटेट कर लेता है मॉलिक्यूल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर पोलर सब्सटेंस है, किस वजह से कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो चार्ज की सेपरेशन होती है, एक पोल क्रिएट हो जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये दूसरे मॉलिक्यूल के, जैसे कार्बन का
C डबल बॉन्ड O R H। यहाँ कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव। सेम यहाँ भी होगा, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है दूसरे एलिमेंट के साथ में, इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करना स्टार्ट कर देते हैं। एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है जिसको हमने क्या कहा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम वीक तो नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कि कीटोन और एल्डिहाइड एग्जैक्टली एक जैसे तो नहीं है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। उसी बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन किस तरीके से आते हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो दोनों ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किसका, कीटोन का। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से ज़्यादा होता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर R ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो R ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, R ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। R ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये रिलीजिंग ग्रुप क्या कर रहा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है उसको क्या कर रहा होता है, स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया गया है, सारे विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो प्रेजेंट है ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा रहे हैं कार्बन पर। जैसे जैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ऑक्सीजन के पास और टेंडेंसी आ जाती है ना उस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होने की वजह से, दो साइड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होने की वजह से जो पोलर नेचर होता है वो पोलैरिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज कर जाती है। तो कीटोन और एल्डिहाइड के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा किसका होगा, कीटोन का होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। आपके पास यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल गिवन है। सबसे पहला काम, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, CHO यानी क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, OH यानी क्या है, एल्कोहल। ROR क्या होता है, ईथर। यहाँ पर क्या है, सिंपली एल्केन। ठीक है, अब देखो यहाँ तो हमारे पास में ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जहाँ हमें एक अलग तरीके के डिफरेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आए। मतलब ऑक्सीजन के इस साइड भी सेम ग्रुप है, इस साइड भी सेम ग्रुप है। ठीक है, पोलैरिटी ज़्यादातर वहाँ जनरेट होती है जहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ, ये नहीं कहेंगे हम कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, नहीं, ये भी पोलर है। लेकिन पहले हम उनको देख लेते हैं, एल्डिहाइड और एल्कोहल का केस, जहाँ पर हमें क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड, दूसरा क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ ये ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है, जिसकी वजह से क्या शो करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि अगर हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल होगा ऐसे ही, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। अब क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर सेम ही एलिमेंट हो, उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होती है, उसको क्या बोलते हैं,
इंट्रामोलिक्यूलर, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब एग्जाम्पल कोई आएगा तो देखेंगे। तो अल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और यहाँ पर कैसा केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो दोनों ही बॉन्ड कार्बन के साथ में अटैच्ड है और कार्बन एक साइड हाइड्रोजन से अटैच्ड है और दूसरे साइड किसी एल्काइल ग्रुप के साथ में अटैच्ड है। तो इन दोनों में से यहाँ डाइपोल डाइपोल, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इन दोनों में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, अल्कोहल का। और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, यानी मॉलिक्यूल जितने टाइटली पैक्ड होंगे हमें उतनी ही ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा होगा, हायर होगा। यानी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटरेक्शन जितनी ज़्यादा होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो इन दोनों के केस में अल्कोहल और एल्डिहाइड का जो केस होता है, इन दोनों के केस में जो अल्कोहल है दैट हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ बात करते हैं इन दोनों का केस अगर हम लें, यहाँ पर तो एक ऑक्सीजन एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से काफ़ी डिफरेंस में होती है, नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पर तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ है ही नहीं, और कार्बन हाइड्रोजन में उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता नहीं है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, सबसे कम है। इसीलिए ईथर का और अगर हम एल्केन का एग्जाम्पल लें तो इन दोनों में कंपैरिजन करने पर एल्केन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा, ईथर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, एल्केन के कंपैरिजन में। दैट्स वाई जो ईथर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्केन से। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ईथर होता है इसका अगर हम 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर दें तो सबसे ज़्यादा जो है किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नंबर 2 का। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, नंबर 1 का। अगर हम इसकी बात करें ईथर की और एल्डिहाइड की, तो जो ईथर होता है एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ में है। ठीक है, ईथर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एल्डिहाइड से कम होता है। तो यहाँ एलिमेंट आ जाएगा 3 एंड लास्टली क्या होगा 4। इस वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसे होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में, बॉइलिंग पॉइंट भी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हमारे पास में एल्डिहाइड, अल्कोहल, ईथर और क्या था, एल्केन था। ठीक है, एल्डिहाइड में अल्कोहल से कम क्यों था बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। ईथर में क्या था, सिर्फ उसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो बहुत ही वीक होती है। एल्केन के अंदर कोई खास नहीं होता, जिसकी वजह से सबसे लिस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, एल्केन का होता है। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया गया आपकी बुक में। सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, मिसलेनियस रिएक्शन। तो आज हम डिस्कस कर पाएंगे सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को, उसके बाद में 1 बाय 1 हम बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझने से पहले जो मैंने आपको कार्बोनिल कार्बन की एक बार आपको स्ट्रक्चर करवाई थी, जिसने वो नहीं देखी है वो एक बार देख लेना। थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ कि जो कार्बन होता है वो मैं हर लेक्चर में बताती हूँ। कार्बन जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या गेन कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन क्या गेन कर लेता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, स्ट्रक्चर को आपको उसी वीडियो में देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर सिर्फ ये फाइंड आउट कर सकते हो, कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो जिस वजह से क्या होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अटैक जो किस चीज़ का हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो कोई ऐसा एलिमेंट ही आकर के जुड़ सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल याद करने के लिए न्यूक्लियस लविंग होता है,
न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम का, आपको पता है न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस को लविंग, इसका मतलब इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज को गेन कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस कहाँ अटैक करता है, पॉजिटिव पे, क्योंकि न्यूक्लियस लविंग होता है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग बोल सकते हैं इसको। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए ये ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हम उसी चीज़ को चाहते हैं ना जो हमारे पास नहीं होता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन लविंग सब्सटेंस क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ध्यान से देखना, जब आपको एक बार समझ आ जाएगी इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से, उसके बाद में रिएक्शंस बहुत इजी है क्लियर करना। तो हमारे पास में ये सब्सटेंस है, अगर एल्डिहाइड है तो ये है, कीटोन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास सब्सटेंस है, कार्बन जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना के रखता है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ट्रिपल बॉन्डेड जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। सिंगल बॉन्डेड जो होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चेक करें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, फिर होता है sp2 और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर रखता है sp3 सब्सटेंस। कहने का मतलब है हमारे पास जो कीटोन और एल्डिहाइड है, यहाँ पर जो कार्बन है वो किस हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सब्सटेंस है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड सब्सटेंस हो मतलब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा कैसी स्टेट होती है, प्लेनर स्टेट होती है, यानी एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल, आउट ऑफ प्लेन नहीं होते। तो एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि कार्बन का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में ऐसे बॉन्ड है, यहाँ पर आर ग्रुप, जैसे हमने कीटोन ही मान लिया, ये है। तो ये किस तरीके से है कि जैसे हमारे पास यहाँ कार्बन है, मैंने कार्बन को इस तरीके से रखा है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये आर ग्रुप है, एक आर ग्रुप ऐसे, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो बोर्ड पर हमने इसको ऐसे शो कर रखा है। अब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से जब कार्बन है तो न्यूक्लियोफाइल जो है पॉजिटिव चार्ज पर यहाँ से अटैक कर सकता है और बिलो से अटैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो क्या प्रेजेंट है, ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है। तो पॉजिटिव जो पॉसिबिलिटी है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करने की टेंडेंसी है। तो जैसे हमने मान लिया न्यूक्लियोफाइल को एंड यू नेगेटिव से डिनोट करा दिया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस तरीके से। ऐसे मॉलिक्यूल है, अगर अबव साइड से अटैक करता है मॉलिक्यूल तो सारे के सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, लोअर साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। ऊपर से जब फोर्स लगता है तो लोअर साइड में पहले ऐसे थे, फोर्स लगा ऊपर से तो मॉलिक्यूल ऐसे चले गए लोअर साइड में। तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, ये अबव साइड में जैसे Z ने अटैक किया है तो ये लोअर साइड में हमने यहाँ पर R मॉलिक्यूल को, जब कार्बन पर अटैक हुआ है न्यूक्लियोफाइल का तो 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड इसके ऑलरेडी थे। तो इस एडिशन को शो करने के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ तो ये स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव था, अब क्या हो जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज गेन हो जाता है। ठीक है, और ये शेप कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल। यहाँ पर कैसी थी, ये प्लेनर थी, प्लेनर से एक इंटरमीडिएट बनाई, ये फाइनल स्टेट नहीं होती है, ये अपने आप में अनस्टेबल है। तो एक प्लेनर स्टेट से एक इंटरमीडिएट बनता है जो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो sp2 थी। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जब कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगली अटैच्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। तो एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है जहाँ पर कन्वर्जन क्या होता है, प्लेनर टू टेट्राहेड्रल एंड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन sp2 टू sp3। ठीक है, अब यहाँ जो ये स्टेट आती है, ऑक्सीजन पर फुली नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ हाइड्रोजन आता है, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है प्रोटॉन की फॉर्म, H पॉजिटिव आता है, यहाँ अटैक करता है और बॉन्ड क्या बन जाएगा, OH। क्लियर हुआ? तो ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है जो कैसा है, न्यूट्रल है, अब कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया H पॉजिटिव ने, तो इसको कहा जा सकता है न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट, न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो देख लिया हमने कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब चेक करते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कि किसी भी सिचुएशन में एक तरीके से अटैक कर सकता है,
रिलेट करना पड़ता है। हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, और एल्डिहाइड कीटोन में भी किस तरह का है, मतलब कार्बन कितने हैं वहाँ पर उस तरीके से वेरिएशन आती है, तो जिसको हम कहेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा। दो फैक्टर होंगे यहाँ पर जो रिएक्टिविटी को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स जो एक्टिविटी होगी उसको जज करेंगे। फर्स्ट वन जो होगा दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है प्लस एंड माइनस दो तरीके का होता है। ये कैसा होता है, एक ऐसा इफेक्ट होता है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मूव करता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला, रिलीजिंग ग्रुप। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो जितना ज़्यादा, अब हमारे पास देखो न्यूक्लियोफाइल तो तभी आकर के बहुत अच्छे से जुड़ेगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर होगा और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज को किसी भी तरीके से कम कर दिया गया, किसी भी तरीके से पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाती है तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। यानी अगर हम ऐसा ग्रुप यहाँ पर जोड़ दें, या जो आर ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो जिसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो कमी कम हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट आ जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है ना। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल, या रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई ऐसा ग्रुप इसके साथ में आके जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब पहले ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, दूसरा ग्रुप भी ऐसा आकर के जुड़ गया जो इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब पहले मान लो 50 पॉजिटिव चार्ज था, जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आकर के जुड़ गया उसने और खींचना शुरू कर दिया। अब जो कमी है वो पॉजिटिव चार्ज कितना ज़्यादा बढ़ गया, 100 बढ़ गया, 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पहले 50 की थी, अब 100 की कमी हो गई। तो न्यूक्लियोफाइल तो और बेटर तरीके से आकर के जुड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का जो रिएक्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। देखो क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड इन कीटोन है, इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल का एडिशन का ऑर्डर बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ट्राई करो उसकी स्ट्रक्चर बनाने का। सबसे पहला काम उसकी स्ट्रक्चर बनाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड में आर ग्रुप भी हाइड्रोजन ही हो तब क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा क्या है, एसिटल्डिहाइड लिख लेते हैं, सिंपली एल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, जहाँ पर CH3 COH ये होता है। थर्ड वन क्या है, एसीटोन। कीटोन के प्लेस पर क्या लिख लेते हैं, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना फास्टली न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। तो हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट होता है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है ना ही विड्रॉइंग होता है, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी कैसी होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है जितना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। विड्रॉ करने वाला भी कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ देखो जो एसिटल्डिहाइड है, इस केस में क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, सेम सिचुएशन आ गई। दूसरा क्या है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो था, कमी तो थी यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने शुरू हो गए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पहले 50 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए, तो अब जो कमी है वो सिर्फ 25 इलेक्ट्रॉन की बची। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी भी तो घट गई ना वहाँ पर। यहाँ पर 50% जो है 50 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यहाँ पर 25 की होगी। और अगर हम यहाँ देखें, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, और ज़्यादा कम हो गई। मान लिया हमने यहाँ पर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम है, न्यूक्लियोफाइल तो वहाँ जाकर के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा,
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे फास्टर रिएक्शन किस केस में होगी? फॉर्मेल्डिहाइड के केस में, उसके बाद किस में होगी? एसिटाल्डिहाइड में, एंड फाइनली किसके अंदर होगी? एसीटोन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आई इफेक्ट होता है उसके अलावा जो सेकेंड फैक्टर अफेक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, दैट इज स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक मतलब क्या होता है? भीड़ क्रिएट करने वाला, ठीक है। जिसका जितना साइज बड़ा होगा वो उतनी ज़्यादा भीड़ बनाएगा, और जितनी ज़्यादा भीड़ बनाएगा इलेक्ट्रॉन के किसी के भी आने की टेंडेंसी जो होती है वहाँ पर कम हो जाती है। हमारे पास में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब सोचो ध्यान से कि इसके जो दो बॉन्ड हैं, अगर यहाँ पर बहुत बल्कि ग्रुप है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर आकर के अटैच्ड हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको आने के लिए तो स्पेस कम बचेगा ना, तो उसकी जो आने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर एलिमेंट्स बहुत ही स्मॉल हैं तो स्टीरिक फैक्टर कम हो गया। स्टीरिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना साइज बड़ा होगा स्टीरिक फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही क्राउडिंग होगी। तो अगर एलिमेंट यहाँ पर साइज में बहुत ही कम है तो न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छे से आ सकते हैं। मतलब ऐसे ही मान लो कि आप गाड़ी लेके किसी गांव में जा रहे हो और वहाँ पर गलियाँ बहुत ही छोटी हैं, ठीक है, तो साइज़ बहुत ही कम है, तो वहाँ पर जाने की टेंडेंसी क्या होती है? आप ऐसा रास्ता सेलेक्ट करोगे जहाँ पर जो सड़कें हैं वो काफ़ी चौड़ी हो। तो इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल है, अगर साइज़ पहले ही उन्होंने बड़ा बड़ा साइज़ लग के भीड़ बना दी है तो न्यूक्लियोफाइल कम आएगा वहाँ से। साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियोफाइल के आने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखो ये केस दिया हुआ है, कार्बन के साथ ही बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है? एसीटोन। यहाँ पर भी क्या है? एसीटोन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के जो दो बॉन्ड हैं वो कार्बन के साथ में है। यहाँ कैसा है? एक आपके पास में कार्बन है, ध्यान से देखना स्ट्रक्चर कैसी है। ये तो हो गया आपका ये सेंट्रल वाला, ये क्या है? कार्बन। इसका एक तो हाइड्रोजन के साथ है और दो बॉन्ड है मिथाइल ग्रुप के साथ। मिथाइल ग्रुप के साथ मतलब ये ग्रुप हो गया कुछ ऐसा, ठीक है, काफ़ी बल्कि हो गया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ये सेम यही ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो दूसरा केस है उसमें क्या है? सी डबल बॉन्ड O। इसके पास तो तीनों क्या है? मिथाइल, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों ग्रुप किसके हैं? मिथाइल की। ये साइज में और ज़्यादा बल्कि हो गया, ठीक है, साइज में बल्कि हो गया, मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो गई? कम। तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी ड्यू टू लेस स्टीरिक इफेक्ट। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास में एल्डिहाइड कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये भी है कीटोन, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर एक C6H5 चीज़ जुड़ी हुई है। अब C6H5 क्या होती है? बेंजीन रिंग। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के लिए बहुत ही कम होती है। अगर हम यहाँ बात करें CH3CHO की और दूसरा बात करें बेंजल्डिहाइड की, तो जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो यहाँ पर बहुत जल्दी जाकर के जुड़ेगा इसके कंपैरिजन में, एरोमेटिक के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, तो कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है ये क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराता है, जिसकी वजह से ध्यान से देखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया पेयर, तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये स्ट्रक्चर आ गई। फिर ये ट्रांसफर होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक एक करके अगर हम देखें, अब ये ट्रांसफर अगर वहाँ पे हुआ है तो स्ट्रक्चर क्या बन गई? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ अगेन सेम वही, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब की बार ये ट्रांसफर होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, नेगेटिव हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा? यहाँ ट्रांसफर होगा तो सेम ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
मतलब ये कि जो ये पॉजिटिव चार्ज था जो मॉलिक्यूल को रिएक्टिविटी के लिए फोर्स कर रहा था कि रिएक्शन करो ताकि मेरे पास जो कमी है वो कंप्लीट हो जाए, तो उस फोर्स को पहले ही क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल कह रहा है कि हम बहुत सारे भाई हैं और सारे के सारे मिलकर के इस बोझ को उठा लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है, ये जो प्रेशर है वो सिर्फ इस एक कार्बन पर नहीं बना, ये सारे के सारे कार्बन ने उसको मिलकर के बांट लिया। ठीक है, तो जहाँ पर एक कार्बन पर प्रेशर होने की वजह से रिएक्शन थी, वो पॉजिटिव चार्ज जब एक कार्बन पे रहा ही नहीं, उसको सबने मिलकर के क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। इसीलिए जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन होते हैं उनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होती है एलिफैटिक। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ तो C6H5 बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, वहाँ भी बेंजीन है। अब डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर एक बेंजीन प्रेजेंट है CHO। ठीक है, दूसरे में क्या है, थर्ड वन ये। अब देखो ये क्या कर रहा है, रिंग क्या कर रहा है, रिएक्टिविटी को कम कर रहा है क्योंकि ये उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नहीं, मतलब जितनी रिंग ज़्यादा होंगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। रिंग जितनी ज़्यादा होंगी उतनी रिएक्टिविटी कम होगी ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन दोनों के केस में तो एक एक रिंग है, यहाँ पर क्या है, दो रिंग है। दो रिंग है, इसका मतलब सबसे कम रिएक्टिव ये होगी। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, नंबर थर्ड की। अब इन दोनों में हमें क्या चेक करना है, ये पोर्शन सेम है तो डिफरेंस यहाँ पर है। ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है। और हमने क्या कहा था, जो कीटोन होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है किससे, एल्डिहाइड से, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को कम कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल बढ़ा रहा है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, कम अटैक करेंगे। तो जो आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगेन वही, जब क्वेश्चन समझ नहीं आता तो क्या करना होता है, उसकी स्ट्रक्चर बनानी होती है। इथेनल क्या होता है, CH3 CHO। प्रोपेनल क्या होता है, CH3 CH2 CHO। उसके बाद में है प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्या होता है, कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ब्यूटेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब कीटोन का तो ऑलरेडी रिएक्टिविटी कम होती है, इसका मतलब पहले तो ये दो आएंगे। अब इन दो में भी कौन आएगा, यहाँ तो क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, इसको अगर हम ओपनली करके लिखते हैं तो ये क्या है, डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन और एक क्या है, मिथाइल ग्रुप। इस केस में क्या है, यहाँ ऐसा ग्रुप है। दूसरे केस में क्या है, C डबल बॉन्ड O H, ये क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। मतलब इसका साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया, स्टीरिक फैक्टर बढ़ गया, बल्कि हो गया। इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी तो कम हो जाएगी रिएक्शन के लिए, क्योंकि सड़कें कम चौड़ी हैं तो वहाँ पर व्हीकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं होगा। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों के केस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है 1, उसके बाद है 2, क्योंकि एल्डिहाइड है, कीटोन की तो कम होती ही है। अब आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो कि जो कीटोन है इसके अंदर दो बल्कि ग्रुप मिथाइल है, और इस केस में क्या, मिथाइल, ये तो सेम है लेकिन ये तो इससे बड़ा हो गया। ठीक है, इसका साइज तो इससे बड़ा हो गया, ये तो इसके जैसा ही है, यहाँ इसका साइज बड़ा हो गया, तो इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी थर्ड की, फोर्थ की सबसे, यानी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ऐसे होगा। क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो हम डिस्कस करेंगे। इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट में लगता है कि हमें समझ नहीं आया है तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।